कहा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। उसी कविता की प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर पहुंची है। आज का जो इस विधानसभा का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, हमारे जो पांचों मंडल अध्यक्ष हैं और इस विधानसभा के संयोजक समस्त प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर बीच में हैं। जो बात कहने वाली है मुझे वो सिर्फ 2 बात कहनी है, क्योंकि उसके बाद में हमारा प्रदेश का नेतृत्व हमारे बीच में ऑलरेडी पार्टी ने भेजा है कि वो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आज तक सुनने को मौका नहीं मिला हो। विधानसभा के अंदर आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के उपलक्ष्य पे आप देखेंगे कि इस विधानसभा के अंदर सबसे पहले बता दूं तो विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमान बजरंग शुक्ला जी यहाँ पे हैं, जिनकी अध्यक्षता में यह कवि सम्मेलन हो रहा है। तो हम इनसे ही बात करेंगे, सर से बात करेंगे कि आखिर में अटल बिहारी जी को जब याद किया जा रहा है आज 2025 में, तो हम युवाओं को इनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप इनकी कोई कविता से कुछ स्टार्ट करिए। मैं सबसे पहले अगर इनकी कविता कहना चाहता हूँ, अटल जी ऐसे थे, दृष्टिमना थे, युग पुरुष सिख पुरुष थे। उन्होंने कभी जीवन में इतने संघर्ष देखे, उतार चढ़ाव देखा, और भारतीय जनता पार्टी के वो शिखर पुरुष थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती थी जनसंघ के समय भी, तो उस टाइम भी जब उनकी एक कविता थी, तो मैं उस कविता की एक बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा था, जब हमारे 2 सांसद आए तो उन्होंने कहा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। उसी कविता की प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी शिखर पर पहुंची है। जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और उस टाइम से लेके आज तक इनकी 101 जयंती मनाई जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है सर, हमारे देश के युवाओं से इनसे क्या सीखना चाहिए, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से, उनकी सादगी, उनकी शुचिता, उनकी शुचिता और उनका जो संकल्प और उनका सिद्धांत था, उससे हमारे को जीवन में सीखने की जरूरत है और उसके बाद उसी को लेकर चलना है। धन्यवाद। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सम्मेलन हो रहा है कवि सम्मेलन में, इस सम्मेलन में, इस समारोह में हर वो व्यक्ति आया हुआ जो जिला के सम्मानित व्यक्ति हैं, चाहे वो जिला के अध्यक्ष रहे हों, चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हों, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और इनके इस समारोह में जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक कवि भी थे, उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ गुनगुनाया है, चाहे देश का पार्लियामेंट हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह उनकी कविताओं को गुनगुनाया जाता है। तो आज किराड़ी विधानसभा के अंदर उनकी 101वीं जयंती के दिन पे आज कवि सम्मेलन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में आज के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों महत्वपूर्ण है। आज किराड़ी विधानसभा के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे दिल्ली के तमाम बीजेपी के ऐसे नेताओं की भी बात हुई है और साथ ही साथ बाहरी दिल्ली के जो रामचंद्र चावड़िया जी अध्यक्ष जी हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और शीर्ष नेतृत्व के जो इतिहास में भी इनकी आवाज़ बुलंद रही है और आज भी इन्होंने पूरी किराड़ी में अपनी आवाज़ से लोगों में एक मित्रता सी ला दी है। तो डॉक्टर योगेश अत्रे जी आज हमारे बीच में हैं और किराड़ी विधानसभा के अंदर आए। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इनकी आज जयंती 101वीं जयंती बनाई जा रही है, जो हमारे देश के युवा हैं, चाहे वो भाजपा से संलग्नित हो या ना हो या बाहर के हो, इनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, हर भारतीय को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है या किसी भी विचारधारा का है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत ऐसी थी कि जब सब पार्टियों के नेता एक ही केवल राजनेता थे जिसकी मृत्यु के बाद उसकी शोक सभा में इकट्ठे हुए और श्रद्धांजलि दी, वो थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। जो सोच वो लेकर के चले थे विकसित भारत की, जिसको नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि उन्होंने एक शादी नहीं की, उन्होंने देश को अग्रणी मानते हुए, जो देश हमारा सोने की चिड़िया था, विकसित देश था, उसमें युवाओं की भागीदारी हो,
बहनों की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महिलाओं को और युवाओं को भागीदारी देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और जब अटल जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, वो भी 45 साल के थे, और इसी कारण युवा नितिन नवीन को अब जिम्मेवारी दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो सब समाज को, सबको साथ लेकर के और विकसित भारत का संकल्प नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों को साकार करने के लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि संगठन में आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, तो आप कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली भी देखते रहे, तो बाहरी दिल्ली में आज के समय बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, चाहे वो मुंडका की विधानसभा रही हो या आज जहां पर आप हैं वहां भी रहे हैं, ऐसी चीजें आपने देखी है, तो आप सरकार के साथ ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली का भविष्य उज्जवल हो सके? आपने दो विषय कहा संगठन का, मैंने संगठन देखा। मुझे तो नहीं लगता बाहरी दिल्ली में किसी संगठन में किसी प्रकार की वो है। हमारे रामचंद्र जी हैं, इससे पहले रामसिंह शरण जी हैं, और सारी चीजें हैं। दूसरा विषय आपने रखा है विकास का। 10 महीने हुए सरकार ने, कोई भी अगर हम मकान बनाते हैं तो उस मकान बनने में 1 वर्ष लगता है। उसके लिए पहले नींव खोदी जाती है। मुंडका का विषय किया, आम आदमी पार्टी की सरकार में कितने घंटे जाम में खड़े रहते थे, आज वहां पर कार्य शुरू हुआ है। हमारे लोकप्रिय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, वहां के लोकप्रिय विधायक गजेंद्र दलाल जी, जिस प्रकार दिन रात लग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर के रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, आप जाकर के देखें धरातल के ऊपर। और 1 साल बाद जब आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर किस प्रकार से विकास होगा। और आपको एक जानकारी और दे दूं जो कल कैबिनेट ने पास किया है, ये जैसे हमारी किराड़ी विधानसभा है, इस प्रकार का कुछ एरिया ऐसा होता था जहां पर कोई फंड नहीं लगता था, दिल्ली सरकार का फंड नहीं लगता था, एमएलए का फंड नहीं लगता था। अभी कैबिनेट ने पास किया है, एक मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, वो दिल्ली के किसी भी कोने में डेवलपमेंट के काम उससे होंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि रेखा गुप्ता जी किस प्रकार दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाने के लिए काम कर रही है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा श्री रामचंद्र चावड़िया जी से है, जो दिल्ली में बाहरी दिल्ली की अध्यक्षता की भूमिका निभा रहे हैं। तो सर से हम बात करेंगे, और अभी 2026 के निगम के चुनाव भी निकट ही हैं, तो 27 में चुनाव निकट ही है और अभी उपचुनाव भी हुआ। सर, ऐसी क्या कमियां रह गई जो चीजें नहीं हो पाई? कौन सी चीजें ने सरकार के चुनाव जो अभी हारे हैं? उपचुनाव, मुंडका का जो उपचुनाव है वो हम लोग जो उपचुनाव के मध्य में चुनाव में जब गए तो देश की जनता और दिल्ली की जनता को एक बहुत भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अपेक्षाएं रहती हैं कि पार्टी अब सरकार बनी है, 27 वर्षों के बाद में पहली बार सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार रही, कुछ कमियां रही। और कमियां जो है आज की जनता नरेंद्र मोदी जी से इतनी अपेक्षित है कि भाई तुरंत काम जो भी है वो तुरंत काम होए। वो इसी दल से और इसी पार्टी से अपेक्षा करती है जनता कि भाई जल्द से जल्द ये काम हो हमारे। तो कुछ कमियां, जैसे रोहतक रोड की जो कमियां थी, वो आज उसको भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक नेशनल हाईवे के रूप में उनको उस रोड को दिया गया। सर, चूंकि मैं किराड़ी विधानसभा के अंदर हूं और आप भी किराड़ी विधानसभा में आ जाए हुए हैं, और यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला जी भी रहे हैं और खुद ये शिक्षक हैं, तो मैं आज पूरी किराड़ी विधानसभा का एक सवाल लेके आपके पास हूँ। उसमें 2 सवाल है, माफी चाहूंगा, और दोनों ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक तो हमारी किराड़ी विधानसभा के अंदर सीएम श्री स्कूल की जो शुरुआत रेखा गुप्ता जी ने की, अभी तक कोई सीएम श्री स्कूल किराड़ी के अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि किराड़ी के अंदर लोगों का शिक्षित होना और शिक्षा से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए स्कूल चाहिए? आपको 2-3 चीज़ों की जानकारी दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है कि वो पार्टी को, सरकार को पार्टी में रहते हुए पूरे देश का काम करते हैं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री बनी है। आप आज 7 से 8 महीने हुए हैं और आप यंग इंडिया के यूथ पत्रकार हैं। आप अब 2 साल बाद में आप देखेंगे कि दिल्ली की दशा और दिशा, जिसमें किराड़ी हर विधानसभा में स्कूल मैंने देखे हैं, चाहे वो नागलोई का हो, जनकपुरी का हो, पर हमारी किराड़ी विधानसभा में सीएम श्री स्कूल वो नहीं है, ये बड़ी निंदनीय है। अगर सबसे बड़ी माननीय सांसद जो हमारे हैं उन्होंने भी एक बात कही है कि अगर विकास की गति अगर सबसे ज़्यादा अगर रहेगी तो किराड़ी विधानसभा में रहेगी। और बजरंग जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में ये काम कर रहे हैं, एक एक बात को मुख्यमंत्री के पास और सरकार के पास रख रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक है, कुछ एक प्रोटोकॉल आता है कि विधायक उसकी एक रूपरेखा होती है, उस विधायक ने इस तरीके की रूपनीता बना लिया है
ऐसी नीति बना ली है कि मैंने यहाँ पर विकास नहीं करना, लोगों का, दूसरे लोगों का। एक दूसरा प्रश्न हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 प्रश्न मैं लेके आया हुआ हूँ खिलाड़ी विधानसभा से जुड़े हुए। तो दूसरा प्रश्न ये है कि तीसरा कार्यकाल चल रहा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के प्रधानमंत्री है, और उन्होंने केंद्रीय विद्यालय का नाम भी पीएम श्री के नाम से किया है। और पीछे सेक्टर 22 में जो काफी लंबे समय से सेक्टर 22 का केंद्रीय स्कूल बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ से तीनों कार्यकाल में भाजपा के ही सांसद रहे हैं। तो क्या सर सांसद की यह भूमिका नहीं होनी चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय जो सालों से बंद पड़ा हुआ है उसके लिए कुछ उचित कदम उठाया जाए? लोग आरटीआई के जरिए उसकी जब जानकारी निकाल रहे हैं तो जानकारी में बहुत ही चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही है। देखिए, इस चीज के बारे में मुझे खासकर नहीं सुनने को मिला, न जानकारी मिली है। सर पीछे लेकिन सेक्टर मैं 22 में केंद्रीय इतना मैं जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सेवक के और सेवा के रूप में काम करते हैं। आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ही शब्द कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करता हूं। और वर्षों से उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो 40 वर्षों की जो सरकार पीछे रही, उनके गड्ढे भारत के अंदर भरे हुए थे, उनको पूरा किया। और पूरा करने के बाद में आज विकास का जो गति उन्होंने बढ़ाई है, देश ही नहीं पूरा विदेशों के अंदर उनका नाम। केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहा हूँ जो सेक्टर 22 में है, और 3 बार से यहाँ पे सांसद भाजपा के रहे हैं, हंसराज हंस जी, उससे पहले डॉक्टर उदित राज जी, और अभी माननीय चंदोलिया जी। उसकी जानकारी आपके माध्यम से मिली है हमें, तो वो अब उचित स्थान पर हम पहुंचाएंगे।